यस स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने क्लोरीनेशन के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और उसका जो मैकेनिज्म वाला सेक्शन है वो भी एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले आपका इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड आपका टर्मिनेशन, ठीक है, वहां तक हो चुका था। और जब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी को लेकर, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये बच्चों डिपेंड करती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जो कार्बन फ्री रेडिकल्स है उसकी जो स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा। जो भी गिवन ऑप्शंस होंगे, जो भी गिवन कंपाउंड्स होंगे, आपको चेक करना है कि कहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स मैक्सिमम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू GOC1। और वहां से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यस, कहाँ पे रेट आपका फास्ट होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर, किस कंपाउंड का, ठीक है। ओके, इसके बाद बच्चों हमें बात करनी थी कि हम यहाँ पे क्लोरीनेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। क्लोरीनेशन के लिए कुछ मैं कंडीशंस की बात कर रहा था। तो क्लोरीनेशन के अंदर फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर बेटा टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस है, एरो पे लिखा हुआ है 350 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर इन दी प्रेजेंस या इन दी डार्कनेस, ठीक है, आपको क्लोरीनेशन बिल्कुल करना होगा। सेकेंड, अगर क्वेश्चन में 150 डिग्री सेल्सियस लिखा है और उसके साथ बच्चों ने फॉलो किया है TEL, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड भी आपका यहाँ पे हो सकता है एट 100 डिग्री सेल्सियस इन दी प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड। नेक्स्ट, फोर्थ कंडीशन हो सकती है डायरेक्ट इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। जो ऑफलाइन सेशन हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो परऑक्साइड के बारे में बताया था आपको, ठीक है, फ्री को सपोर्ट करेगा। सनलाइट के बारे में बताया था ना, ये दोनों के दोनों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही सपोर्ट करते हैं। और लेकिन जो क्लोरीनेशन प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर हाई दे रखा है तो बच्चों डार्क में रिएक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज रिएक्शन एक्सप्लोसिव ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, अगर 150 टेम्परेचर कम किया है तो हम लोग यहाँ पे TEL, टेट्रा इथाइल लेड का हम लोग हैवी मेटल्स के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इससे भी रिएक्शन आपकी कंट्रोल हो सकती है। तो हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है क्लोरीनेशन को लेके। अच्छा, एक पॉइंट और है कि यहाँ पे हम लोग रिएजेंट कौन से फॉलो कर सकते हैं। तो रिएजेंट में वही मिलेगा क्लोरीन, इसके साथ आपका सनलाइट E=H2, ठीक है, ये रिएजेंट मिल सकता है। या फिर आपको मिल सकता है SO2Cl2 मिल सकता है, ठीक है, इसके साथ भी सनलाइट फॉलो कर सकते हैं। या फिर इसके साथ बाद बच्चों पेरोक्साइड भी मिल सकता है। पेरोक्साइड की बात करते हैं तो आपका इस तरीके से R2O2 हम बात करते हैं, ठीक है, और जिसके साथ बच्चों हम लोग Cl2 को फॉलो करें, ठीक। तो एक ये भी यहाँ से पार्ट आपको मिल सकता है, कुछ रिएजेंट है, अगर रिएजेंट आपको दे रखे हैं तो भी आपका क्लोरीनेशन प्रोसेस होगा। हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीनेशन प्रोसेस के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। यस, इसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे आपका रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। तो CH4 अगर एक्सिस में है, ठीक है, अगर एल्केन अगर आपकी एक्सिस में है, और वहां पे मैंने फॉलो किया है क्लोरीन, ठीक है, ये कुछ एल्केन चैप्टर की थोड़ी बहुत बेसिक रिएक्शंस है, लेकिन मैं थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में। तो मैकेनिज्म तो पता है आपको क्या होने वाला है कि भाई CH4 आपका एक्सिस में है ना, और क्लोरीन के साथ आपको यहाँ पे दे रखा है सनलाइट। ये क्लोरीन जो है वो आपकी लिमिटेड सप्लाई में, ठीक है, लिमिटेड का मतलब ओनली वन वो, ठीक है, एक बार यूज होगा और बच्चों आपके फिनिश हो जाएगा सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई में। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए, क्या आंसर बनेगा बेटा। CH4 एक्सिस में है तो पहली स्टेप आपकी मैं बताता हूँ, फर्स्ट स्टेप देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो मीथेन एक्सिस में है, लेकिन ये तो एक बार आएगा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस फॉलो होगा जो बताया था मैंने आपको कल, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। पहले Cl2 का ब्रेकडाउन होगा, 2 Cl डॉट मिलेंगे, फर्दर रिएक्ट विद CH4,
तो आपको CH3 डॉट मिल जाएगा, एक HCl निकल जाएगा। CH3 डॉट फर्दर रिएक्टिव विद Cl2, ठीक है, बताया था मैंने। तो फिर वो एक Cl डॉट क्रिएट होगा और CH3Cl आपका बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट आपका बन गया यहाँ से CH3Cl और बाकी यहाँ से HCl। इसके बाद कोई दूसरी स्टेप फॉलो होगी क्या? बिकॉज बच्चों एक बार तो Cl यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है ना, तो ये कितना भी एक्सिस में हो लेकिन Cl कंज्यूम हो चुका है 1 मोल, तो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होने वाली नहीं है, ठीक है। फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होने वाली नहीं है बिकॉज Cl यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है, फिनिश हो चुका है, बिकॉज इसके 1 मोल ही थे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी कैरी ऑन नहीं हो सकती है। अच्छा, ये आपका यहीं पे बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। और अगर यहाँ पे इसने कुछ ऐसे दे रखा है कि CH4 तो लिमिटेड सप्लाई में, CH4 ये आपकी लिमिटेड सप्लाई में है, बच्चों यहाँ पे क्लोरीन के साथ जो आपका सनलाइट है ये एक्सिस के अंदर है, इसके मोल्स काफी ज्यादा है, तो क्या होगा? तो यहाँ से प्रोसेस तो ये होगा इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, जो अभी मैंने आपको रिवाइज कराया है ना। तो पहली स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप बन जाएगा CH3Cl और यहाँ से आपका एक HCl रिलीज हो जाएगा, CH3Cl। अभी भी इसके पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिर से रिएक्शन बिकॉज इट इज एक्सिस, तो क्लोरीन फिर से एक्टिवेट होगा और इस कंपाउंड को क्या करेगा? CH3Cl को, इसके पास हाइड्रोजन है तो इनको फेटिकल्स में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजन को CH3Cl से Cl2, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये कन्वर्ट फिर किस में हो जाएगा? बिकॉज ये एक्सिस में, ठीक है। तो फिर से ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये एक फिर से निकलेगा आपका हाइड्रोजन, तो CH2Cl2 बन जाएगा। और फिर से बच्चों बात करेंगे तो फिर से देखेंगे इसके साथ क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2, तो फिर से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वही रेडिकल में कन्वर्ट होगा, तो ये CHCl3 बन जाएगा। और फिर से रिएक्शन अगर प्रोसीड होगी, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेटा फाइनल मिलेगा आपको CCl4। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर CH4 एक्सिस में होता है तो हमारा आंसर ये टिक करके आना है, और अगर आपका क्लोरीन अगर एक्सिस में होता है तो हमें आंसर किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है वो आपको बताया। रिएक्शन कंटिन्यूअस चेन आपकी प्रोसीड होगी और लास्ट आपको CCl4 मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि CH4 के साथ हमारा 1 मोल है अगर आपका क्लोरीन, तो आंसर आपका CH3Cl मिलेगा। अगर बोलूं मैं CH4 आपका लिमिटेड है, Cl2 के 2 मोल्स है, तो बच्चों आंसर CH2Cl2 मिलेगा। मैं बोलूं अगर CH4 के साथ Cl2 के 3 मोल्स हैं तो आपको CaCl3 मिलेगा। और लास्ट में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा, CCl4 मिलेगा अगर एक्सेस सप्लाई होगी, या बच्चों 4 मोल्स आपको दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया है? यस। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो अब यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं इसकी कंडीशन, क्योंकि क्लोरीनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसकी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि जो क्लोरीनेशन प्रोसेस होगा, है ना, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की अपन बात कर रहे हैं, उसके लिए कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशंस के अंदर बच्चों सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपका एलाइलिक या बच्चों आपका बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है, कोई एल्किन वाला शख्स एल्केन के साथ तो होगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखो, अगर एल्केन के साथ बात करते हैं तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, एल्केन तो आपका डेफिनेटली क्रिटिकल सब्स्टिट्यूशन देगा ही, ठीक है। लेकिन अगर एल्किन वाले केस की बात करें तो वहां पे दो केस आते हैं। तो एलाइलिक वाला सामने आपको दिख रहा है, ठीक है, दिया आपका सेक्शन है एलाइलिक सेक्शन। तो एलाइलिक में क्या है कि ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन बच्चों दोनों कैसे होंगे? बिनाइलिक, हम लोगों ने पढ़ा था sp2 से sp2 अटैच, और ये कार्बन कैसा होगा? एलाइलिक, ठीक है। बिकॉज नॉर्मल चेन का पार्ट है आपका, देखो ये नॉर्मल चेन का पार्ट है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से क्या होगा कि आपको ये दिख रहा है एलाइलिक। अब एलाइलिक में बेटा हाइड्रोजन तो देखो इस पूरे मॉलिक्यूल्स में एल्किन के साथ यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो बच्चों सर्च किसको करता है? अगर यहाँ पे अगर आपका हेलोजिनेशन होगा तो सर्च करता है बच्चों sp3 कार्बन को। किसको सर्च करता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज sp3 कार्बन। तो sp3 कार्बन के साथ ही रिएक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। sp2 के साथ क्यों नहीं करेगा? बिकॉज बच्चों यहाँ पे s परसेंटेज काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। इसके साथ भी क्या हुआ है? s परसेंटेज काफी ज्यादा हो चुका है। तो अगर यहाँ पे क्रिटिकल सब्स्टिट्यूशन की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो ये आयनिक मैकेनिज्म तो होता नहीं है, ठीक है। तो अब क्रिटिकल सब्स्टिट्यूशन लेस एनर्जी पे भी डिफाइन किया जाता है, एनर्जी को बहुत यूज नहीं करता है। तो फिर होता क्या है कि अगर s परसेंटेज जिस कार्बन के पास ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस केस में उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से काफी क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस से काफी क्लोज होंगे, ठीक है। बिकॉज s परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आप इस तरीके से समझ सकते हो।
इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजिली वहां पे काफी क्लोज होगी न्यूक्लियस से क्लोज, है ना। तो इन दोनों कार्बन के साथ तो ये इजिली यहाँ पे फ्री रेडिकल में डिफाइन नहीं होंगे, फ्री रेडिकल क्रिएट नहीं करेंगे। तो एच डॉट यहाँ से क्रिएट ही नहीं होगा। तो यहाँ से बिल्कुल भी आंसर आपका जो हेलोजिनेशन वाला सेक्शन या ब्रोमिनेशन वाला है या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का है वो आपको आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बच्चों एल्केन होता है तो एल्केन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं CH3 CH2 NCH3, इसके सामने अगर मैंने फॉलो किया है सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरिनेशन, आप बिल्कुल कर पाओगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट यहाँ से मिल सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने मिल सकते हैं वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पे। वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन का टाइप्स कितना है। तो बेटा देखो हाइड्रोजन का टाइप कैसे निकालते हैं, डिग्री के बेस पे। ठीक है, तो ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन है तो उसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन बेटा 1 डिग्री ही होंगे। ठीक है, यस। सेकेंड डिग्री कार्बन है तो उसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन सेकेंड डिग्री ही होंगे। फिर से 1 डिग्री आ गया, तो ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री, ये दोनों बच्चों सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ये दोनों ही आपके सेम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तीन तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, वो आपके सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ से हमारी जो पॉसिबिलिटी उस प्रोडक्ट है वो आपको मिल रहा है कि सर यहाँ से 1 डिग्री दिख रहा है मुझे हाइड्रोजन और मुझे 2 डिग्री कैटेगरी दिख रही है। तो बिल्कुल 1 डिग्री और 2 डिग्री से हम लोग आंसर बनाएंगे तो 2 आपके पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। मतलब अगर मैं 1 डिग्री इसकी बात करूं तो फिर आंसर क्या बनेगा, बायो बड़ा डायरेक्ट CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, यहाँ से आपका ये CH और CH2 और यहाँ पे आपका क्लोरीन। एक तो प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, जब आप सेकेंड डिग्री से आप करते हो फिजिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा CH3 CH और एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ और बाकी यहाँ पे रहेगा CH3। ठीक है, इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, तो मेजर मैंने बता सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सी रेडिकल ज्यादा डिफाइन किया जाएगा। तो इसमें से मेजर कौन सा होगा। अच्छा, जब यहाँ से बेटा 1 डिग्री से अगर हाइड्रोजन बाहर गया होगा तो डॉट यहाँ पे आया होगा। जब सेकेंड डिग्री से गया हाइड्रोजन बाहर तो डॉट यहाँ पे आया होगा। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, UC1 के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। यस, तो यहाँ से हमारा ये जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट होगा ये कैसा होगा, मेजर होगा, और फर्स्ट वाला कैसा होगा, माइनर होगा। ठीक है, बिकॉज वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल को सपोर्ट करेगा। भाई जैसे H डॉट बाहर जाएगा, आपको हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैं कहा जब पढ़ा था तो पहले स्टेप में इनिशिएशन था तो Cl2 तो आपका 2Cl डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सेकेंड स्टेप में जब CH3 CH2 एंड ये CH3 आएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ Cl डॉट, तो मैंने बताया था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स इसमें देखने पड़ेंगे कि हमारे टोटल फ्री रेडिकल्स कितने बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है। एक तो ये आपका 1 डिग्री वाला था, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री से निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो मैंने 1 डिग्री सपोज इसको सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये C2H5 इधर वाला सेक्शन और ये CH2 डॉट। एक तो ये मिलेगा ना, और जब 2 डिग्री से निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, CH3 NCH डॉट और इधर आपका CH3। तो देख सकते हो दोनों में से अधिक स्टेबल कौन सा है बेटा, ये 2 डिग्री वाला। दैट्स व्हाई वी विल कॉल कि वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ गई है, इसमें कोई किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इट इज क्लियर। ओके, एक एक क्वेश्चन में लेता हूं, जरा आप उसका आंसर करना। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, आपको बताना है। ठीक है, हाउ मेनी मोनो क्लोरो प्रोडक्ट, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री को लेके भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यस, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपके फॉर्म्ड होंगे जब मैं प्रोसेस कराऊंगा क्लोरिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है आइसोपेंटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन के साथ अगर बच्चों में फॉलो करता हूँ क्लोरिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हमारे कितने मिलेंगे। तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, तो आइसोपेंटेन कैसे है आपका, ठीक है, यस, सेकंड लास्ट कार्बन पे या सेकंड कार्बन पे फर्स्ट से सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, उसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा CH2 और नाउ दिस इज CH3, ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। नाउ चेक कि यहाँ पे आपके जो जो हाइड्रोजन उनकी कितनी कैटेगरी से डिग्री कौन कौन सी है ना। यस, तो चेक करते हैं बच्चों, ये क्या होगा 1 डिग्री कार्बन, ये होगा आपका 3rd डिग्री कार्बन,
ये आपका कितना होगा, सेकेंड डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं सभी से स्टार्ट करूँ, जितनी ये पोजिशन से रखी है सभी से आप स्टार्ट करके देख लो और आंसर निकालते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों, देखो यस। अब यहाँ एक बात जरा ध्यान से देख लेना, मैं अगर यहाँ से बाहर निकालूं या मैं यहाँ से बाहर निकालूं, अगर तो आंसर तो सेम बनेगा ना, बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, टर्मिनल पोजीशन पे हैं। लेकिन एक गलती मत करना कि सर ये भी तो 1 डिग्री दिख रहा है, अगर आप यहाँ से निकालोगे ना तो ये 1 डिग्री बेटा, अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे ना तो होता क्या है, जब रिएक्शन कराने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका नॉमेनक्लेचर अगर सेम मिल जाए, है ना, 2 डिफरेंट पोजिशन अगर आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो आपका जो प्रोसेस है वो करेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 1 डिग्री से आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन इन दोनों 1 डिग्री से आंसर आपका सेम आएगा, बिकॉज आपको कॉमन सी बात है, आंखों से दिख रहा है कि सामने सर ये दोनों ही ब्रांचिंग है, एक जैसी ब्रांचिंग है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कितने पॉसिबल प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो गए, तो यहाँ से लिखा है मैंने क्लोरिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। प्रोसेस कराते हैं क्या होगा, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लो, ठीक है। मैंने सपोज इसको पकड़ लिया या फिर इसको पकड़ लिया, किसी एक को पकड़ लिया, ठीक है, तो इन दोनों में से तो सेम आंसर ही बनेगा, तो मैंने ले लिया बच्चों यहाँ से CH3, मैं डायरेक्ट बनाऊं यहाँ पे CH, ऊपर आपका हो जाएगा CH2Cl, ठीक है। और मोनोक्लोरो बोला है बेटा, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, राइट। तो एक ही आपको यहाँ पे एक ही बार सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ठीक है। यस, CH2 एंड आपका यहाँ से ये CH3, ठीक है। ये आपको मिल गया प्रोडक्ट, एक तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, कायरल सेंटर कार्बन है, जरा चेक करो। यस, दिस वन इज कायरल सेंटर कार्बन। अगर ये कायरल सेंटर कार्बन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे CH3 है, यहाँ नीचे हाइड्रोजन होगा, इधर C2H5 उधर CH2Cl, ऑल फोर आर डिफरेंट। तो यहाँ से हमारे 2 प्रोडक्ट, एक D मिलेगा, एक आपको L मिलेगा, ठीक है। डेक्स्ट्रो एंड लिवो आपको बताया था, 2 प्रोडक्ट आपको मिल गए, ठीक है। चाहे यहाँ से फॉलो करना, चाहे यहाँ से, एक प्रोडक्ट आपको ये 2 यहाँ से मिल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, मैंने सपोज यहाँ से फॉलो किया है, ठीक है, प्रोसेस वही है, सनलाइट एंड Cl2, तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3 एंड बच्चों यहाँ से CH2, और ये हो गया आपका CH2Cl। क्या यहाँ से कोई आपका डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकता है, बताओ। यहाँ पे कोई कार्बन सेंटर कार्बन दिख रहा है आपको, नहीं, देखो बिकॉज ये कार्बन कैसा है, इसके पास 2 CH3 है, नहीं हो सकता है। इधर देखो तो इस कार्बन के साथ देखो जहाँ पे कराया सब्स्टिट्यूशन, उसके पास 2 हाइड्रोजन, नहीं हो सकता है। तो मतलब यहाँ से मिलेंगे 2 प्रोडक्ट फर्स्ट वाले से, यहाँ से मिलेगा ओनली 1 प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? यस। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज, अगर मैं देखो इसको हमने यूज कर लिया है, इसको यूज कर लिया, इसको अभी 2 बचे हुए हैं, 1 एंड 2, ये दोनों बचे हुए हैं, 2 डिग्री और 3rd डिग्री वाले। मैंने अगर बच्चों 2 डिग्री से कराया, जरा 2 डिग्री से अगर मैं कराता हूँ तो एक हाइड्रोजन तो बाहर जाएगा ना, तो एक यहाँ से मिलेगा क्लोरीन, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो फिर पता है कि इधर आइसोप्रोपाइल जैसा सेक्शन मिलेगा पूरा, इधर मिथाइल मिलेगा, ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे क्लोरीन, यस ये भी कायरल सेंटर कार्बन होगा। तो अगर मैं सेकंड डिग्री वाले कार्बन से कराऊंगा तो भी आपको मिलेंगे 2 प्रोडक्ट। कितने मिलेंगे बच्चों, 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। 2 2 4 और 5, 5 तो हो गए हैं, अभी बचा है 3rd डिग्री। तो 3rd डिग्री के साथ कैसे कराया जाए, बताओ बेटा। 3rd डिग्री में क्या है, क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर बेटा कार्बन sp3 होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन भी होना जरूरी है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, तो ही सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते हैं। तो 3rd डिग्री के पास भी प्रेजेंट है। अगर आप बोलोगे 4 डिग्री कार्बन आ गया तो उसका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। यस, तो यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन है, तो आप देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल एक हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से एक Cl आ जाएगा, 3rd डिग्री के पास एक क्लोरीन आ जाएगा। क्या वो कायरल सेंटर कार्बन होगा, क्या वो कायरल सेंटर कार्बन होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है, बिकॉज 2 CH3 आपके सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से मिलेगा ओनली 1 प्रोडक्ट। तो कितना आंसर हो जाएगा, 2 + 1 3 4 5 और आपका यहाँ से 6, तो कितना होगा, टोटल प्रोडक्ट का जो नंबर होगा वो होगा आपका 6। समझ में आ गया? अरे इतना क्लियर हुआ बच्चों? यस, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कंडीशंस को, ठीक है। तो कंडीशंस में हम लोगों ने सबसे फर्स्ट कैटेगरी की बात करी, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्प्ले कर रहे हैं साथ साथ में। कंडीशन हमने फर्स्ट कैटेगरी की बच्चों बात करी थी कि हमारा कार्बन अगर एलाइलिक है, तो उस एलाइलिक के अंदर जो कार्बन sp3 होगा, जो कार्बन sp3 होगा उसी के साथ बच्चों क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी बिल्कुल होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूँ,
ठीक है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एटलीस्ट वन CH, एटलीस्ट वन CH बॉन्ड should be present, should be present, ठीक है, प्रेजेंट ऑन एलाइलिक या फिर बच्चों बेंजाइलिक, ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन एटम, ठीक है। बेंजाइलिक आपको पता है ये बेंजीन वाला शख्स है, इसके ऊपर जो कार्बन है इस कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। एलाइलिक आपका यहाँ पे दे रखा है ये है, दिस इज एलाइलिक कार्बन, ये एलाइलिक है, ये आपका बेंजाइलिक, करेक्ट। तो इनके पास बच्चों क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन CS सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वहां पे आपका क्या हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गया ये कंडीशंस? यस, बिल्कुल समझेंगे ध्यान से इसको। नेक्स्ट देखो, मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि सपोज दिस इज बेंजीन, अपन स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, इसके सामने अगर मैं कराऊं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके सामने कराता हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो फर्स्ट में बिल्कुल बेटा बिल्कुल भी नहीं हो सकती, उसके पास कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मैंने पहली कंडीशन बताया था, ये sp2 है, ये भी sp2, दोनों के दोनों sp2 है, ठीक है, हाइड्रोजन है CS सिंगल बॉन्ड लेकिन sp3 नहीं है, तो ये आपका यहाँ से कोई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट वाले केस में देखो, ये आपका है बेंजाइलिक कार्बन, इसके पास एटलीस्ट वन CH, क्या यहाँ पे 3 CH बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से आंसर आपका बनेगा, सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल हो। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपको सिंपल बेंजीन मैंने दे के रखा है, क्या यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास वो आपका CS सिंगल बॉन्ड नहीं है, लेकिन कार्बन आपका sp3 होना बहुत जरूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? यस। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी को लेकर थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो सबसे अधिक रिएक्टिविटी बच्चों किसकी होगी आपकी? बेंजाइलिक, बिकॉज यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल चेक करते हैं, मैंने अभी बताया था रिएक्टिविटी रेट को लेके, तो बेंजाइलिक की बेटा सबसे अधिक रिएक्टिविटी होगी। फिर आएगा आपका यहाँ पे एलाइलिक आएगा, ये भी रेजोनेंस को सपोर्ट, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा कंजुगेशन। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आता है आपका एल्केन, और सबसे लास्ट में आता है CH4। मैंने कहीं एल्केन और एल्काइन नहीं लिखा है बच्चों, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है, ये बात समझने वाली है। तो बेंजाइलिक के अंदर भी बच्चों कैटेगरीज, बेंजाइलिक में आपका टर्शरी, थर्ड डिग्री, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इसके बाद बात करते हैं एलाइलिक के अंदर भी, तो ये भी आपका टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अगर एल्केन के साथ बात करते हैं तो आपका टर्शरी, सेकेंडरी एंड आपका प्राइमरी, और लास्ट में आपको मिल जाएगा बच्चों CH4, ठीक है। नाउ दिस इज CH4, वन सेकेंड, CH4। अब इसमें आपको टर्सरी वगैरह हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा, अगर आपको पता होगा कि ये टर्सरी वाला हम बेंजाइलिक बनाए तो बच्चों कैसे, कि इस कार्बन पे एक CH बॉन्ड लगा देना, एक फिनाइल, दो फिनाइल, तीन फिनाइल, ठीक है। सेकेंडरी की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे दो फिनाइल लगा देना, एक फिनाइल, दो फिनाइल, C6H5, बाकी एक हाइड्रोजन, ठीक है। देखो ये CH बॉन्ड मिल रहा है, देखो यहाँ पे भी एटलीस्ट वन CH बॉन्ड मिल रहा है, बिल्कुल। प्राइमरी की बात करेंगे तो कार्बन के साथ एक फिनाइल लगाना, बाकी बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, तो अभी भी इसके पास एटलीस्ट वन CH बॉन्ड है। इट इज क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? ये कुछ टॉलिन जैसा सेक्शन बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आपके अगर मैं एलाइलिक की बात करूं टर्सरी, तो मैंने ये पढ़ाया था एलाइलिक टर्सरी कैसे बनाते हैं, एलाइलिक में टर्सरी कैसे बनाते हैं कि एक कार्बन होगा उसके साथ आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ बच्चों मिलेंगे CH3 एंड CH3। चेक करो ध्यान से, जो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ये दोनों आपके बिनाइलिक हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसके साथ अटैच्ड कार्बन जो sp3 है उसी को बोलते हैं एलाइलिक, ठीक है। तो जिसके पास एटलीस्ट वन CS सिंगल बॉन्ड दिख रहा है और यही आपका एलाइलिक है। इसकी डिग्री बच्चों की कितनी है? 3, बिकॉज इस कार्बन से 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है। समझ में आ गया? ये आपका एलाइलिक है ना, टर्सरी। इसी तरीके से हम सेकेंडरी बना सकते हैं, और सेकेंडरी के बाद हम प्राइमरी, देन आपका एल्केन में आएंगे तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये रूल समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस आएंगे आप इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हो। इट इज क्लियर? स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हम बोल सकते हैं
कि मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा ना, बनते हैं ना, मैकेनिज्म बताया था मैंने। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स की होगी, इंटरमीडिएट की होगी, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बेटा सबस्ट्रेट की होगी, ठीक है। फ्रॉम विच इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल फॉर्म, जिस कंपाउंड से, जिस मेन कंपाउंड से फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ उसकी एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों हेलोजेंस को लेके, तो हेलोजेंस की एक्टिविटी क्या सीक्वेंस क्या होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में? तो सबसे अधिक बच्चों होता है F2 का, उससे कम Cl2 का, उससे कम होता है Br2 का, और सबसे कम होता है आपका I2 का, ठीक है। और फ्लोरीन की बात करते हैं तो बच्चों एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन को सपोर्ट करता है बेटा एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजिव होता है जबरदस्त ये रिएक्शन, तो इसलिए इसको हम डार्क में करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन को हम कहाँ पे करते हैं? डार्क में। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है क्लोरीन के साथ तो भी इसको डार्क में करना पड़ेगा, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन कहानी थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो ही ये रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं हम लोग, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको हम नोट लेके यहाँ पे लिखने वाले हैं कि फ्लोरीन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से एक्शन कर जाता है, कोई इश्यू नहीं है। क्लोरीन के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोमीन के साथ हीट भी हीट दे देंगे तो आंसर बन जाएगा। क्लोरीन डार्क में होगा, क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोमेटिक, ठीक है। एग्रोथर्मिक की बात कर रहा हूं मैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के साथ। ब्रोमीन की बात करें तो वो भी सनलाइट में कर जाता है, थोड़ी सी हीट मिले। आयोडीन बच्चों थोड़ा सा इजी नहीं करता है, आयोडीन को हीट भी करेंगे तो भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पकड़ने वाले नोट के अंदर आयोडोनेशन की। तो जो आयोडोनेशन प्रोसेस है वो कैसे कराया जाता है? तो आयोडोनेशन जो प्रोसेस है, iodination process takes place in the presence of, in the presence of oxidizing agent, like कौन कौन से? HiO3, या बच्चों फॉलो करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, या बच्चों फॉलो करेंगे हम लोग HgO। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? इसको मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है कुछ बच्चों को जो नीट और पीसीएमबी के, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, है ना, ध्यान दो बच्चों। इनका हम लोग यूज क्यों करते हैं? इसका हम यूज इसलिए करते हैं बिकॉज जब आयोडोनेशन होता है ना, तो आयोडोनेशन के जैसे बच्चों फ्लोरेशन की बात करें तो HF फॉर्म हुआ था, याद करो, है ना, बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे HCl फॉर्म होता है, यहाँ पे HBr फॉर्म होगा बाई प्रोडक्ट, तो यहाँ से HI फॉर्म होगा। बट यू नो कि HI बच्चों कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है बच्चों, प्लीज लिसन केयरफुली। बिकॉज ये आराम से हाइड्रोजन को रिलीज करता है, ये इजिली हाइड्रोजन को रिलीज करता है, ठीक है, बिकॉज बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत वीक होती है हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। तो फिर रिएक्शन रिवर्सल हो जाती है, जो बनता है ना प्रोडक्ट, जैसे हम लोग बात करते हैं कि आयोडीन मैंने फॉलो किया है CH4 के सामने सपोज, तो क्या बन गया आपका? CH3I बन गया, और प्लस क्या बनेगा? HI बनेगा। तो HI बच्चों CH3I से फिर से रिएक्शन परफॉर्म करेगा, रिएक्शन को रिवर्सिबल, फिर से रिएक्शन को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट की साइड में। रिएक्टेंट की साइड मुझे चाहिए था बच्चों प्रोडक्ट CH3I चाहिए था, तो रिएक्शन तो हमारे यहाँ पे स्टॉप हुई नहीं, बिकॉज HI डिस्टर्ब कर रहा है रिएक्शन को। तो HI की रिएक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? बिकॉज HI बच्चों कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके सामने बच्चों डाल दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे डालोगे ना ये ऑटोमेटिक इसकी एक्टिविटी बच्चों ब्लॉक हो जाएगी, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर कंज्यूमिंग, हम इसलिए इनका यूज करते हैं HiO3 का, HNO3 का, HgO का, बिकॉज फॉर कंज्यूमिंग, फॉर कंज्यूमिंग reactivity of HI, ठीक है, एंड टू ब्रेक, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी को ब्रेक करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। तो समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया सभी को? यहां तक कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हुआ है? क्लोरीनेशन तक बात हो चुकी है, अब थोड़ी सी बात करेंगे हम ब्रोमिनेशन को लेके, ठीक है। यस, चलो, थैंक यू। यस, तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हेलोजिनेशन है
जिसमें क्लोरिनेशन है, जिसमें ब्रोमिनेशन है, उसको हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हेलोजिनेशन के अंदर। हेलोजिनेशन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे बच्चों क्लोरिनेशन। दो सेक्शन मैंने यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्लोरिनेशन को लेके। एक से क्लोरिनेशन, ठीक है। क्लोरिनेशन अगर बच्चों हम बात करें, क्लोरिनेशन दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो हम लोग फॉलो कर सकते हैं क्लोरीन इसकी प्रेजेंस में सनलाइट, एक तो हमारे पास ए रिएजेंट होगा, एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका हमारे पास होगा बच्चों SO2Cl2 इसकी प्रेजेंस में सनलाइट। SO2Cl2 इसकी प्रेजेंस में सल्फ आपका सनलाइट। SO2Cl2 को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, यस। ये दो तरीके हमारे पास क्लोरिनेशन कराने के, और इन्हीं से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट इज ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन कराने के तरीके हमारे पास क्या है? तो ब्रोमिनेशन बच्चों, हम अगर हमारे जो सिलेबस की बात करें, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के साथ हम चल रहे हैं साथ में, थोड़ा उसको भी देखते चलेंगे। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ जो चीजों को हम देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस किसके ऊपर ज्यादा आए हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटीज कहाँ पे है। ठीक है, उसी के साथ हम लोग बात करते हैं। ब्रोमिनेशन की बच्चों बात करें, तो ब्रोमिनेशन को हम लोग भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका बच्चों हमारे पास होता है कि अगर आप सीधा फॉलो करो ब्रोमीन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, फोटोन की एनर्जी, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बच्चों हमारे पास होता है कि हम फॉलो कर सकते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, और नॉर्मल हीट। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और नॉर्मल हीट करेंगे, आपका आंसर ब्रोमिनेशन का होगा। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बच्चों क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये होता है CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड होता है, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, एंड नाउ दिस इज ब्रोमीन। ठीक है, दिस इज एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इट इज क्लियर? और एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को अगर बच्चों में हीट करूंगा, तो हीट करने से क्या होता है वो समझो। यहाँ से नाइट्रोजन, वैसे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बच्चों ब्रोमीन से। आपको पता है फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होगा? जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स इक्वल हो जाए बच्चों किसके? किसके? ब्रोमीन के। ठीक है, यस। तो क्या होगा? होता है बच्चों इस मॉलिक्यूल्स में कुछ यूं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल माइनस। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बच्चों आपकी नाइट्रोजन से भी ज्यादा है ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। तो भाई नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करना चाहेगा इस कार्बन से, लेकिन बच्चों ऑक्सीजन भी करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ पे बात करेंगे तो ये डेल माइनस एंड डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डेल पॉजिटिव आने के चक्कर में इसके जो लॉन पेयर्स हैं, लॉन पेयर सिंगल एंड पॉजिटिव, तो ये इस तरफ शेयर्ड हो जाते हैं। जब ये शेयर्ड हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन का ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि नाइट्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहा है बच्चों टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है, या फिर जो इसकी पावर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव पावर इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफाइन करता हूं, दैट विल डिक्रीज। वो बच्चों अप्रॉक्स इक्वल हो जाती है किसके? ब्रोमीन के। और हीटिंग तो करी जा रही है, तो हीटिंग करने से बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो क्या होगा? ब्रोमीन का साइज लिटिल बिट बिगर होता है। और नाइट्रोजन बच्चों पता है नाइट्रोजन कहां से बिलोंग करता है? नाइट्रोजन बिलोंग फ्रॉम सेकंड पीरियड। कहां से बिलोंग करता है नाइट्रोजन? सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, और ब्रोमीन तो बच्चों आपको पता है, पहले तो फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा। क्लोरीन बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। साइज बहुत बड़ा है ब्रोमीन का, ओवरलैपिंग भी पुअर हो जाएगी, है ना। तो होल्डिंग कैपेसिटी इसकी डिक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से दैट बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और बाहर निकल जाएगा बच्चों Br डॉट की फॉर्म में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और यही Br डॉट बच्चों रोल प्ले करेगा और ब्रोमिनेशन को सपोर्ट करेगा। इट इज क्लियर? समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? इसका नाम है बच्चों एन ब्रोमो, इस तरीके से। अरे भाई नाइट्रोजन से अटैच है ना, अरे ये एमाइड वाला सेक्शन दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड O N, और ब्रोमीन आपका अटैच है नाइट्रोजन से, तो एन ब्रोमो। और आपका ये होता है सक्सीनामाइड पार्ट। ठीक है, सक्सीनिक एसिड का सेक्शन होता है, उसी से आपका सक्सीनिक एसिड से होता है सक्सीना एमाइड सेक्शन आता है, और ब्रोमीन लग जाता है यहाँ पे, तो आपका पूरा होता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, यस, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये आपका यहाँ से नाम होगा इसका। सभी को समझ में आ गया?
इट इज क्लियर? यस। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कुछ अदर कॉन्सेप्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है क्लोरिनेशन को लेके, ठीक है। क्लोरिनेशन इज नॉन सेलेक्टिव। क्लोरिनेशन इज नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन। क्लोरिनेशन आपकी नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। बट ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन is selective reactions. Bromination is selective reactions. Next, third point, N-bromosuccinamide NBS, ठीक है, react only with benzene, only with benzene, ठीक है, नॉट बेंजाइन, बेंजाइन नहीं, हम बेंजाइलिक लिख सकते हैं, बेटर बेंजाइन नहीं, ठीक है, रिएक्ट विद बेंजाइलिक, बिकॉज बेंजाइन तो हमने अभी पहले पढ़ा था, वो सेक्शन लगता है। रिएक्ट विद बेंजाइलिक कार्बन एंड एलाइलिक कार्बन एटम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनबीएस, ये बच्चों रिएक्ट करेगा बेंजाइलिक के साथ और करेगा किसके साथ? एलाइलिक कार्बन एटम के साथ। ओके, एक पॉइंट है ऊपर लिखा है कि क्लोरीनेशन आपका नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन है और ब्रोमिनेशन आपका सेलेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है। सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव के पीछे रीजन भी बताऊंगा मैं जब इसका मैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो सेलेक्टिव कैसे है, नॉन सेलेक्टिव कैसे है, ठीक है। चलो, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो गई है? बताइए जरा। जैसे जैसे बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा आप मुझे आंसर इसका करना। मैंने लिया है बच्चों CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है क्लोरीन इन सनलाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पे टोटल आइसोमर्स, ठीक है, टोटल पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ठीक है। टोटल पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितने बनेंगे, सॉल्व करो और बताओ जरा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, चलो इसका आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों CH3, CH, CH3 एंड CH3। इसके साथ बच्चों मैंने वही फॉलो किया है अभी भी, क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां से भी आपको मैं वही पूछूंगा कि टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल्स आइसोमर्स आपके कितने होंगे, ठीक है, 2 डायमेंशनल आइसोमर्स कितने होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। नंबर्स बताने हैं आपको, फर्स्ट कंपाउंड में कितने नंबर्स होंगे। तो हम लोग बात करेंगे पहले फर्स्ट कंपाउंड को लेकर, ठीक है। यस, तो फर्स्ट कंपाउंड को देखते हैं, ठीक है बच्चों। एक तो ये हमारा सिंपल मॉलिक्यूल दे रखा है, पहले इससे आइसोमर्स बना लो आप, ठीक है। इससे क्लोरीनेशन कराने पे क्या क्या मिलेगा। तो एक तो आपका ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री, ठीक है। तो आप चाहे इस 1 डिग्री से निकालो, चाहे इस 1 डिग्री से निकालो, कोई आंसर फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक, समझ में आ रहा है। okay. तो मैंने सपोज इस 1 डिग्री को अगर फॉलो किया है या फिर इस 1 डिग्री को फॉलो किया है तो एक आंसर यहां से बन जाएगा, ठीक है। यस, CH3, CH2, यहाँ पे मैं CH2 ट्वाइस कर दूं बच्चों, थ्राइस कर देता हूँ, और लास्ट में आपका CH2Cl। एक तो आंसर ये बन गया। सेकेंड आंसर यहाँ से क्या बन सकता है अगर बच्चों में सेकेंड डिग्री से निकाल लूं, है ना। तो क्लोरीन की पोजीशन बच्चों आ जाएगी अंदर, तो मतलब ये हो जाएगा CH3, CH2,
CH2 एंड CHCl और लास्ट में आपका CH3। एक तो ये बन गया, दो हो गए। तीसरा क्या बन सकता है? क्या तीसरा भी बन सकता है? चेक करते हैं, इससे भी चेक करते हैं। इससे चेक किया, इससे चेक किया, मतलब इन दोनों से चेक किया तो इन दोनों से ऑटोमेटिक चेक हो गया। जरा इससे भी चेक करते हैं, है ना, ये बचा हुआ है। तो यहाँ से आपका ये हो गया आपका CH3, है ना, CH2। देखो आयोपेक आपको बदलना चाहिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैंने यहाँ एक Cl लगाया है और यहाँ मैंने CH2 रखा है और एक CH3 है, तो आप प्लीज यहाँ पे देखो कि अभी क्लोरीन था बच्चों फर्स्ट कार्बन पे, नाउ क्लोरीन बच्चों कहाँ पे है? सेकेंड कार्बन पे दिख रहा है। और अगर नेमिंग करते हो ना, नंबरिंग किधर से भी कर लो आप, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे दिख रहा है तीसरे पे। तो यहाँ पे टोटल तो बच्चों ये देखो, इनिशियली देखो नॉर्मल पेंटेन से ही आपको आंसर 3 मिल गए। ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जरा। टोटल 3 मिल चुके हैं, यस इट इज क्लियर। बिल्कुल। अभी 7 भी आंसर आ रहा है। चलो अभी अभी हाँ, मैंने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे थे। अगर वो सिंपल नॉर्मल पेंटेन से पूछेगा तो आंसर विल बी 3। आंसर कितना हो जाएगा? 3। लेकिन उसमें उसने जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे हैं, तो आपको ये जो गिवन मॉलिक्यूल्स है उसने टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट की बात करी है। टोटल देखो स्पेसिफाई करता, ध्यान दो बच्चों। अगर क्वेश्चन में वो नॉर्मल पेंटेन बोलता है कि नॉर्मल पेंटेन से हमारे कितने आइसोमर्स बनेंगे मोनोक्लोरल प्रोडक्ट, तो आंसर विल बी 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल पेंटेन से बोल रहे हो। अगर वो वहां पे, हाँ, अगर वो वहां पे कोई, अगर वहां पे लैंग्वेज को बदलता है, वो नॉर्मल पेंटेन ना बोल के वो बोलता है टोटल पॉसिबल स्टेटस आइसोमर्स कितने बनेंगे इस गिवन कंपाउंड से, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रांचिंग भी करनी पड़ेगी, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बस ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक तो देखो 3 केस तो ये मिल गए, नेक्स्ट हम लोग ब्रांचिंग करके देखते हैं। ये क्लास में आपको पढ़ाया है मैंने, आइसोमेरिज्म डिस्कस किया है कि इस गिवन कंपाउंड से कितना आइसोमर्स बन सकते हैं, ये भी पढ़ाया था आपको, ठीक है, वही सेक्शन है। तो मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे हमारे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 में हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैंने लिखा है CH3, यहाँ पे किया है CH2, और इसके साथ मैंने एक CH3 यहाँ लगाया, एक CH3 यहाँ रखा है और एक हाइड्रोजन यहाँ। बात मेरी समझ में आ रही है बच्चों? इट इज क्लियर। एक नया मॉलिक्यूल बन गया ना, 1 2 3 4 5, है ना। इसमें बिल्कुल मॉलिक्यूल फॉर्मूला और DU चेंज नहीं होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो फिर हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा आइसोमर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर यहाँ से टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट आपको क्लोरीन निकालने पड़ेंगे। और क्या हो सकता है? और कुछ यूं भी तो हो सकता है कि C2H5 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है और CH3 यहाँ पे है। और मैं क्या चेंज कर सकता हूँ? और बताओ मुझे, मैं क्या करूं? यहाँ पे हम, क्योंकि ब्रांचिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांचिंग के साथ, तो इसमें हम और क्या चेंज कर सकते हैं? अगर मैं इस CH3, ध्यान दो, अगर मैं इस CH3 को यहाँ लगाता हूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। ये मॉलिक्यूल एज इट इज वैसा ही बना रहेगा। हम पहले ब्रांचिंग की बात कर लें, क्योंकि अगर यहाँ पे लगा दिया तो नंबर तो यहाँ पे 1 2 अभी, तो जैसे भी 1 2 होगा तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, और क्या यहाँ पे हो सकता है? 1 2 3 4 5। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से भी आंसर बन सकता है, ये भी तो सर 5 कार्बन का दिख रहा है ना, CH3 ये भी दिख रहा है। लेकिन जो अंदर वाला कार्बन है इसके साथ आपका हेलोजिनेशन नहीं होगा, सिर्फ बाहर वाला कोई एक कार्बन, बिकॉज सारे के सारे 1 डिग्री हैं और सिमेट्रिकल हैं, तो किसी एक कार्बन को पकड़ के हम लोग क्लोरीनेशन करा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और कोई पॉसिबिलिटीज है आइसोमरिक की, आइसोमर्स की? और कोई पॉसिबिलिटीज दिख रही है? अच्छा, नहीं दिख रही है तो पहले आइसोमर्स मैंने बना लिए। अरे ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां से आइसोमर्स निकालो। तो चाहे इस CH3 से बात कर लो और चाहे इस CH3 के साथ बात करो, इन दोनों से आंसर तो सेम बनेगा भाई। इस CH3 के साथ बात करो, यहाँ से इन दोनों का हेलोजन कराओ तो सेम आंसर बनेगा। तो एक बार यहाँ से करा लेना, ठीक है। दूसरी बार आपका एक बार यहाँ से हो जाएगा, फिर कहाँ से होगा? फिर एक ये भी कार्बन है, बिकॉज नोमेनक्लेचर बदलेगा, एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? और लास्ट वाले से क्या होगा? यहाँ से किसी एक मेथड से कराना पड़ेगा। अरे इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? बताइए जरा, ठीक है। यस, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 8। 8 इज द राइट आंसर। यस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं और आंसर यहाँ से आपके आइसोमेरिक फेज में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। परसेंटेज यील्ड, तो आइसोमर सेक्शन को थोड़ा सा आप रिवाइज करो, ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाए। परसेंटेज यील्ड के बारे में पूछते हैं।
तो पहला आता है मोनोक्लोरिनेशन के लिए, मोनोक्लोरिनेशन एंड मोनोब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, ठीक है। इसके परसेंटेज यील्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर यहाँ पे आपका मोनोक्लोरिनेटेड या फिर मोनोब्रोमिनेटेड जो आइसोमेरिक फेज है, उन आइसोमेरिक फेज के भी परसेंटेज यील्ड के बारे में डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। आइसोमर्स, इससे मोनोक्लोरिनेशन से बनी सपोज 2 प्रोडक्ट या 3 बने हैं, तो इनसे मेजर कौन सा होगा, है ना, वो परसेंटेज यील्ड प्रोडक्शन, है ना, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है रिएक्टेंट से। अगर जब क्लोरिनेशन हुआ तो बच्चों सपोज 2 मिले प्रोडक्ट, तो दोनों में से मेजर कौन सा होगा, है ना, उसके साथ हम बात कर रहे हैं। वो दोनों तो आइसोमर्स होंगे, बट उन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, तो मैथमेटिकली थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। यस, तो हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी, ठीक है। रिलेटिव रिएक्टिविटी के बेस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कार्बन इन मोनोक्लोरिनेशन। तो मोनोक्लोरिनेशन जब प्रोसेस होगा, उसमें 1 डिग्री कार्बन होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री से तो होगा नहीं कुछ आंसर क्लोरिनेशन, उसके पास हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो 1 डिग्री कार्बन की रिएक्टिविटी क्लोरिनेशन के साथ कुछ अलग है, 2nd डिग्री की रिएक्टिविटी कुछ अलग है, 3rd डिग्री की रिएक्टिविटी कुछ अलग है। तो इनकी रिएक्टिविटी के बेस पे हम आंसर्स निकालते हैं। तो जब बच्चों मैं बात करता हूँ मोनोक्लोरिनेशन को लेके, तो 1 डिग्री कार्बन की रिएक्टिविटी बच्चों होती है 1, ठीक है। 2nd डिग्री कार्बन की जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है आपकी कितनी कितनी वैल्यू होगी, 3.8 के अराउंड होती है। और बच्चों अगर 3rd डिग्री कार्बन की बात करें मोनोक्लोरिनेशन के साथ, तो उसकी रिएक्टिविटी आपकी 5 होती है, ठीक है। तो इनको आपको ना याद रखना होगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस आता है तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? मोनोक्लोरिनेशन के अंदर बेटा रिएक्टिविटी 1 डिग्री कार्बन की 1, 2 डिग्री 3.8 और 3rd डिग्री की आपकी 5। इसके साथ बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात कर ही रहे हैं, तो रिलेटिव रिएक्टिविटी फॉर ब्रोमिनेशन, फॉर ब्रोमिनेशन। तो अगर ब्रोमिनेशन प्रोसेस होगा, परसेंटेज यील्ड को डिफाइन करना होगा, है ना, जो भी आइसोमर्स बनेंगे ब्रोमिनेशन के बाद, तो वहां पे उसका हम मेजॉरिटी कैसे बताएंगे। तो 1 डिग्री कार्बन की रिएक्टिविटी फॉर द ब्रोमिनेशन प्रोसेस कितनी होती है, 1। और बच्चों 2nd डिग्री कार्बन की जो रिएक्टिविटी होती है वो 82 के अराउंड होती है। और 3rd डिग्री कार्बन की मोनोब्रोमिनेशन के लिए जो होता है वो आपका 1600 होता है, ठीक है। ये आपकी रिलेटिव रिएक्टिविटी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री, ये कुछ हमारे कार्बन है उनके साथ में कर रहा हूँ डिफाइन। समझ में आ गया? इट इज क्लियर? अब एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बेस पे आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से ज्यादा आपको मच बेटर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे CH3 CH2 एंड आपका यहाँ से CH3, इसके साथ कराया मैंने बच्चों यहाँ पे क्लोरिनेशन। ध्यान दो, क्लोरिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा? आप बना सकते हो पॉसिबल प्रोडक्ट, तो बहुत ही ईजी है। फर्स्ट बच्चों क्या है कि देखो ये कार्बन 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो आप चाहे यहाँ से बनाओ चाहे इस 1 डिग्री से बनाओ, एक आंसर यहाँ से सिलेक्ट कर लो, एक यहाँ से कर लो, तो 2 मिलेंगे आंसर, ठीक है। तो एक तो मिल गया आपको यहाँ से CH3 CH2 एंड आपका CH2Cl, एक तो ये मिल गया। सेकेंड आपको मिला प्रोडक्ट यहाँ से CH3, नाउ इट इज CHCl और यहाँ पे आपका CH3। 2 प्रोडक्ट आपको मिल चुके हैं, ठीक है, 2 प्रोडक्ट आपको मिले हैं। तो इन दोनों में से मैं परसेंटेज यील्ड के बारे में पूछना चाहता हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड के बारे में हम आंसर कैसे निकालेंगे? तो क्या करें बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले 1 डिग्री को लेके, बिकॉज पहला जो आंसर निकला है बच्चों वो क्या है, 1 डिग्री को लेके बताया गया है। सेकेंड आंसर है 2 डिग्री को लेके। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों की मैं रिएक्टिविटी कंपेयर करूंगा, ठीक है, उससे मैं आंसर निकालूंगा। चलो कोशिश करते हैं। तो इसको मैं मैथमेटिकली यहाँ पे लेता हूँ। तो मैंने बच्चों जब रिएक्टिविटी की हम कंपेरिजन करते हैं, तो मुझे बताओ 1 डिग्री कार्बन हमारे 1 डिग्री बेटा यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2। कितने हाइड्रोजन बेटा देखेंगे आपके 6 हाइड्रोजन। भाई हेलोजिनेशन के अंदर हाइड्रोजन तो बच्चों बाहर निकलते हैं ना, यस। तो कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 6 हाइड्रोजन टोटल है। तो 6 इंटू रिलेटिव रिएक्टिविटी फॉर 1 डिग्री हम फॉलो करेंगे, है ना, यहाँ पे रेशियो। और यहाँ पे आपका अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो ओनली 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो नंबर्स होगा इनटू रिलेटिव रिएक्टिविटी। ये होगा आपको 1 डिग्री को लेके, और ये लिखा है मैंने 2 डिग्री। भाई 2 ही टाइप के कार्बन है तो मैंने लिख लिया। और देखते हैं, तो इसका जरा बताओ 6 इंटू 6 जो नंबर्स है वो हाइड्रोजन के हैं बच्चों, ठीक है। वही वो बिकॉज आपके हाइड्रोजन तो हेलोजनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिजिकल में पार्टिसिपेट करते हैं।
तो मुझे बताओ क्लोरीनेशन के अंदर रिएक्टिविटी बेटा 1 डिग्री कार्बन कितनी थी? 1। अरे 1 ही थी ना, हम लोगों ने पढ़ा था 1। यहाँ पे यहाँ पे 2 डिग्री की बात करते हैं तो 2 आपके यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, जो हाँ 2 बार एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। और एक्टिविटी बच्चों कितनी होगी बताओ, कितनी एक्टिविटी थी सेकंड डिग्री की क्लोरीनेशन के लिए? अरे 3.8 थी ना, हम लोगों ने पढ़ा था 3.8, अभी तो बताया था। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 6। इसका आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 8, मतलब ये 6 हो जाएगा और आपका ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7.6 ये और आपका यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है? दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो कितना आएगा? आपको एडिशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 13.6, क्योंकि मैं निकालने वाला हूँ परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड फॉर द 1 डिग्री, परसेंटेज यील्ड फॉर द 1 डिग्री कितना होगा देखते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे हम लोग परसेंटेज यील्ड फॉर 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री। ठीक है बेटा, 1 डिग्री की परसेंटेज यील्ड हम निकाल रहे हैं। तो कैसे 1 डिग्री के साथ बच्चों कितने हाइड्रोजन थे? 6 हाइड्रोजन डिवाइड बाई टोटल कितना है बच्चों? ये 13.6 नीचे आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लीकेशन 100 कर देंगे, हो गया 1 डिग्री का। सॉल्व करो इसे, बताओ आंसर। सेकेंड परसेंटेज यील्ड बच्चों बात करेंगे हम लोग सेकेंड डिग्री की। तो सेकेंड डिग्री में कितने बच्चों हाइड्रोजन थे आपके? एक सेकेंड, यहाँ पे टोटल वैल्यूज, यस टोटल वैल्यूज कितनी आई थी? 1 सेकेंड, टोटल आपका यहाँ पे 13.6 आया था ना, तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी आई थी आपकी एक्टिविटी की? 1 डिग्री की 6 आई थी ना, 6 एक्टिविटी यहाँ पे हो गई, टोटल एक्टिविटी 13.6 है। सेकेंड डिग्री की एक्टिविटी कितनी आई थी आपकी? 7.6 आई थी। हम एक्टिविटी निकाले ना परसेंटेज यील्ड के साथ, तो कितना होगा ये? 7.6 डिवाइड बाई नीचे होगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 100। बस बस इसी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट से आंसर कितना आएगा? समथिंग आपका 44 समथिंग आएगा, 44.11% समथिंग आ जाएगा। और सेकंड से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सपोज आपका 55 के अराउंड, 55.88 कुछ समथिंग आपकी वैल्यूज निकल के आएगी परसेंटेज में। तो आप देख सकते हो परसेंटेज यील्ड किसका अधिक हो रहा है। तो परसेंटेज यील्ड के साथ बच्चों बात कर रहे हैं तो आपकी सेकंड डिग्री का। इट इज क्लियर? अरे समझ में आ गया बच्चों? इसमें कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कोई तो डाउट होगा? कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। यस, एक मैं यहाँ पे और आपको देता हूँ न्यूमेरिकल, जरा उसको ट्राई करना। जैसे बड़ा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 एंड आपका CH3, इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है वही क्लोरिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लीज बच्चों यहाँ से आंसर आपको बताना है कि जो परसेंटेज यील्ड किसका ज्यादा होगा, है ना? 1 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ से ये 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। ठीक है, एक तो ये आपका यहाँ से मैं देता हूँ होमवर्क। ठीक है, इसको प्लीज आप ट्राई करना। अरे करोगे ना बच्चों? ठीक है, प्लीज ट्राई करना। नेक्स्ट में क्वेश्चन दूं आपको CH3, यहाँ पे आपका CH2, नॉर्मल पेंटेन दे देता हूँ चलो, CH2 एंड आपका CH3, इसके साथ बच्चों मैंने वही फॉलो किया है क्लोरिनेशन, आप फॉलो कर लो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको बताना है वही परसेंटेज यील्ड के बारे में। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो दे रखे हैं यहाँ पे, तो आपका 1 डिग्री 2 ही डिग्री है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इट इज क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी को? चलो इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ कुछ अदर रिएक्शंस के लिए जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग कुछ रिएक्शंस हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे फर्स्ट रिएक्शन लिया है मैंने कुछ यूं इस तरीके से, प्लीज बच्चों ध्यान देना। इन दी प्रेजेंस ऑफ NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड प्लस हीट, यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मैंने बच्चों आपको बहुत अच्छे से बताया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बहुत इजी कर सकते हो। क्या करना है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बच्चों कहाँ पे वर्क करता है? एक तो बच्चों ये वर्क करता है बेंजाइलिक कार्बन की तरफ, और बच्चों कहाँ पे वर्क करता है? एलाइलिक कार्बन की तरफ। इट इज क्लियर? यस। तो बच्चों ये देखो, ये आपका बिनाइलिक है, ये बिनाइलिक है, ये कैसा होगा? एलाइलिक होगा, ये भी एलाइलिक होगा, ये बेंजीन थोड़ी नहीं है। तो एलाइलिक ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक बार ब्रोमेशन एक बार आपको हेलोजनेशन कराना है, बस फिनिश प्रोडक्ट। तो चाहे इसको सेलेक्ट करो चाहे नीचे वाले को सेलेक्ट कर लो, किसी एक को, एनीवन। तो यहाँ से सीधा आंसर मिल जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग पाई बॉन्ड, ये आपका आ गया ब्रोमीन। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। हो गया बेटा आंसर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिथाइल दे दिया मैंने, ठीक है, और इसके सामने बच्चों मैंने वही फॉलो किया है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, और प्लस मैंने इसको हीट किया है। व्हाट इज द प्रोडक्ट? व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? प्लीज बताओ बेटा जल्दी से, क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट? देखो
ये दोनों बच्चों कैसे हैं, बिनाइलिक हैं, राइट। ये कैसा है, एलाइलिक है। ये भी कैसा है, एलाइलिक है। अब बताओ, ऊपर और नीचे यहाँ पे फर्स्ट केस में एलाइलिक में तो कोई कंफ्यूजन था नहीं, बिकॉज उन दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन थे, तो कहीं से एक आंसर बना लो। अब नीचे यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से निकाला जाए बच्चों। तो इसके पास तो बच्चों दो हाइड्रोजन है ना, इसके पास ओनली वन हाइड्रोजन है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की तो बात करते हैं ना, ये तो ये बराबर है ना बेटा। तो यहाँ से क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो एक बार डॉट यहाँ से होगा, एच बाहर जाएगा, यहाँ से डॉट आया, एक बार एच बाहर जाएगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, तो बेटा पता है, ये जो हाइपर कंजुगेशन ना, हाइपर कंजुगेशन चार्ज को डिस्पर्स करेगा फटाफट से, और स्टेबिलिटी अधिक करेगा फ्री रेडिकल्स की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सामने मिथाइल लगा है ना, ये मिथाइल लगा के लगा है, तीन हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन, इधर से आपका रेजोनेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक। दैट्स व्हाई बच्चों मेजर आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। मेजर आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ पे इस तरीके से, और एक यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। दिस वन इज मेजर। इजी, समझ में आ रहा है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, जरा उसका आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ यूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देन यहाँ पे मैंने इस तरीके से दो मेथाइल लगा दिए हैं। अब बताना, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट मेजर। जल्दी से बताओ। मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देता हूँ, आप प्लीज ट्राई करो उनको। सी एच एंड यहाँ से भी आपका फिनाइल, हर जगह मैंने फिनाइल लगा दिए हैं, और फॉलो कराया बच्चों मैंने एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। बिल्कुल बच्चों, समझेंगे अपन ध्यान से। देखो फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट में कि सर ऊपर यहाँ देखो और यहाँ देखो, ये तो दोनों बिनाइलिक हैं सर, ये कैसा है, एलाइलिक है, और ये भी कैसा है, एलाइलिक है। इट इज क्लियर, सीधा निकल है। तो बच्चों देखो, इसके पास अभी भी प्रेजेंट एक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये भी CH3 है, ये भी CH3। तो मैंने बताया था sp3 कार्बन होना बहुत जरूरी है, एलाइलिक मस्ट बी sp3, बट उसके पास बच्चों एटलीस्ट वन CS सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन CS सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऊपर वाले के पास तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से कोई आंसर नहीं बनेगा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाला है। आंसर बच्चों बनेगा सिर्फ यहाँ से। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यस, तो सीधा आंसर बनाओ जल्दी से। ऊपर तो मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल, और बाकी यहाँ पे आपका ब्रोमीन। हो गया आंसर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है बच्चों। क्या दिख रहा है, बेंजाइलिक कार्बनिक कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। यस, एक फिनाइल ये है, एक फिनाइल वो थर्ड डिग्री वाला पता होगा आपको। तो इसके पास बच्चों प्रेजेंट एक CS सिंगल बॉन्ड, ये देखो CS सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसको बाहर निकाल देना। ये इजी बच्चों, यहाँ पे रेडिकल क्रिएट होगा। वो आपका यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्जन जितना ज्यादा, मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ज का डिस्पर्जन जितना ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी अधिक होती है, राइट। यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कंजुगेशन रेजोनेंस स्टेबिलिटी डेफिनेटली अधिक होगी। तो NBS से बच्चों प्रोड्यूस होगा वही Br डॉट, बस इसको बाहर निकाल देगा, और सीधा बच्चों हम लोग यहाँ से आंसर क्या बना सकते हैं, ये आपका आंसर यहाँ से, एक सेकेंड क्रॉस हो गया पूरा, ठीक है। तो मैं आंसर जब देता हूँ, यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा, हम लोग बात कर रहे थे फिनाइल को लेके, ठीक है। तो कार्बन, यहाँ से आपका ब्रोमीन, यहाँ से फिनाइल, फिनाइल एंड आपका फिनाइल, तो दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। यही आपका यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। यस, जरा उसको ट्राई करना। क्वेश्चन है बच्चों CH3 CH, नीचे भी CH3 दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके फॉलो मैंने किया है बच्चों N ब्रोमोसक्सिनामाइड एंड आपका हीट। बताओ आंसर क्या, यहाँ से आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 कार्बन, CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, NCH डबल बॉन्ड CH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ N ब्रोमोसक्सिनामाइड एंड हीट। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, प्लीज सही से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको यहाँ पे। यस, बिकॉज प्रैक्टिस करने से ही बात बच्चों बनेगी, इसलिए हम जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि, और इन्हीं से ही हो सकता है, इन्हीं से ही क्वेश्चंस मिल जाए आपको, ठीक है, ऐसे ही कंपाउंड मिल जाए। ये तीन मैंने क्वेश्चन दिए आपको, ठीक है। ये फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, और आपका यहाँ पे थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, चलो मैं ही करता हूँ सॉल्व। देखो देखो बच्चों, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये होगा कि आप जरा ध्यान दो, ये क्या दिख रहा है, बिनाइलिक कार्बन, बोथ आर बिनाइलिक। तो NBS की बात करते हैं, NBS किसको सर्च करता है बच्चों, ये सर्च करता है बेंजाइलिक को, और सर्च करता है बच्चों एलाइलिक।
ठीक है, बस फॉलो कर लेना है। तो ये वाले दोनों कार्बन बेनाइलिक, तो ये कैसा होगा, एलाइलिक। ना तो ये इधर जाएगा, ना यहाँ जाएगा, ना यहाँ जाएगा, बस एलाइलिक के सामने आएगा और आंसर को फॉलो कर देगा, खत्म कर देगा आंसर। ठीक है, तो आप सीधा आंसर बताओ बेटा क्या बनना चाहिए यहाँ से। बस इस पोजीशन पे लगा देना ब्रोमीन को, यहाँ पे ब्रोमीन को लगा देना, एक निकाल देना हाइड्रोजन, हो गया आपका आंसर। चेक कर लेना, यही आंसर बनाया होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, ये कैसा है, बिनाइलिक, ये कैसा है, बिनाइलिक है, इसके सामने वाला कैसा है, एलाइलिक। अगर एलाइलिक के पास प्रेजेंट है एटलीस्ट 1 CH सिंगल बॉन्ड, sp3 दिख रहा है, का हाइब्रिडाइज्ड है, यस इट इज क्लियर। तो यहाँ से निकाल दो हाइड्रोजन को बाहर, यहाँ पे लगा दो ब्रोमीन। तो मतलब ये कार्बन कार्बन, और यहाँ से डबल बॉन्ड, ये कार्बन, और यहाँ लगा देना एक आप ब्रोमीन, हो गया हमारा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख लो बच्चों क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया गया है, तो मैं क्या करूँ, क्या क्या जाना चाहिए, ये डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों आपके बेनाइलिक हैं। एलाइलिक क्या होगा, एलाइलिक ये होगा, ये एलाइलिक होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, 4 एलाइलिक पोजीशन है, तो कहीं भी लगा दो आंसर तो सेम ही बनेगा, किसी भी पोजीशन पे लगा दो आंसर आपको सेम मिलने वाला है। ब्रोमीन यहाँ लगा दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, चलो फॉलो कर रहे हैं हम लोग एनबीएस और प्लस हीट, बताओ आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बेंजीन दिया है, ये CH2 है, यहाँ पे CH3 है, एंड फॉलो दी एनबीएस इन हीट, निकालो आंसर। यस, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, अब देखो, अब ये यहाँ से दोनों बिनाइलिक, ये दोनों कैसे हैं, बिनाइलिक, ठीक है। एलाइलिक कौन सा होगा, 1 2 3 4, मोर स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, इसको यहाँ पे, तो बाहर CH3 से हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, इधर से रेजोनेंस मिलेगा, तो ये वाला मोर स्टेबल, तो यहीं से आंसर बनेगा। तो इसके पास प्रेजेंट है एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, 1 तो हाइड्रोजन दिख ही रहा है, तो अब यहाँ से आंसर आपका कुछ यूं बनेगा, ये रिंग बना लो इस तरीके से, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, एक CH3, बाकी आपका ब्रोमीन, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ से ये बेंजाइलिक कार्बन दिख रहा है, तो बस यहाँ पे लगा देना है, तो ये आपका बेंजीन, और इसके साथ मैंने यहाँ लगा दिया है CH ब्रोमीन, और आपका ये CH3, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया था सभी को, अरे क्लियर हुआ है बच्चों। यस, तो आयोडीनेशन को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो बच्चों, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ये तीनों के तीनों जो हैं बच्चों, ये अपने एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डिफाइन किए जाते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेफिनेटली आपका यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिफाइन करेगा। I2 की बात करते हैं, तो I2 बेटा होता है इंडोथर्मिक, कैसा होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, आयोडोनेशन। तो आयोडोनेशन को डिफाइन करता हूँ, मैंने CH4 लिया, मैंने I2 फॉलो किया, रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे होगी, ठीक है, हीट फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा CH3I, और प्लस आपका यहाँ से मिल गया HI। मैंने बताया था HI बच्चों कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो ये डिस्टर्ब करता है, रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी में जाएगी, तो CH4 प्लस I2, और इसको मैं रिवर्सिबिलिटी एंड हीट, तो यहाँ से बन रहा है CH3I, और प्लस आपका वहां से आयोडीन। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ये है कि ये HI को मैं फिनिश कैसे करूं, इस हाइड्रोजन आयोडाइड को फिनिश कैसे करूं, तो मैंने बताया था आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, वही इसको क्या कर सकता है, फिनिश कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, रिएक्शन को रिवर्सिबिलिटी से ब्रेक कर सकता है, तो HI आएगा, और प्लस बच्चों यहाँ से सपोज लिया मैंने यहाँ से HiO3, जैसे मैं डालूंगा ये पूरा का पूरा एक ही बीकर में हो रहा होगा, ठीक है, मैं जैसे HI फॉर्म होगा मैं बच्चों यहाँ पे ऐड कर दूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, जैसे मैं ऐड करूंगा यहाँ से रिएक्शन क्या बनेगी, तो यहाँ से I माइनस, ये जो I माइनस है ये बच्चों ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ से I2 के अंदर जो स्टेबल है, प्लस यहाँ से आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्या बच्चों मिलेगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन गैस। बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। तो यहाँ से I माइनस बच्चों कन्वर्ट किस में हो गया, I2 के अंदर जो ऑलरेडी स्टेबल है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मेजोरिटी में आपको ये मिल जाएगा CH3I। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई है, बताइए जरा। यस, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, एक आता है बच्चों नाइट्रेशन, एक प्रोसेस नाइट्रेशन, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नाइट्रेशन हमारा वो इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं
यस ओके ठीक है। तो नाइट्रेशन हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो वेपर फेज के साथ बात करने वाले हैं, थोड़ा कंडीशन अलग है एल्केन के साथ। तो एल्केन के साथ बच्चों हम फॉलो करते हैं वेपर फेज HNO3, वेपर फेज HNO3 और प्लस बच्चों टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस एंड बच्चों यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर बनता है RNO2, H बाहर चला जाएगा, वो बच्चों बनाएगा यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये रिजल्टेंट आंसर मिलता है। तो इसके थोड़ा मैकेनिज्म सेक्शन को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले स्टेप के अंदर बच्चों होता है इनिशिएशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में होगा आपका इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा कि भाई हीट की प्रेजेंस में ये जो आपका HNO2 जो दिख रहा है, ठीक है HNO2, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट एंड हाई प्रेशर, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट है बच्चों 450 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे आपका हाई प्रेशर। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में बच्चों कन्वर्ट हो रेडिकल्स के अंदर, क्या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, तो यहाँ से बन जाता है OH डॉट और प्लस बन जाता है NO2 डॉट। ठीक है, यहाँ से रेडिकल्स बच्चों होते हैं कन्वर्ट। प्लीज इस टेम्परेचर प्रेशर को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हाई प्रेशर टेम्परेचर पे यहाँ पे आपका HNO2 बच्चों कन्वर्ट होगा आपके रेडिकल्स के अंदर। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। सेकंड बच्चों बात करते हैं इसका चेन प्रोपोगेशन। भाई रेडिकल्स बन चुके हैं, अब प्रोपोगेशन में तो हमारा ये एल्केन दे रखा था, एल्केन बच्चों आएगा, इसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन है, तो कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पे आएगा पहले OH डॉट। OH डॉट बच्चों रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो यहाँ से आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू रेडिकल्स, तो R डॉट बन जाएगा और बाकी बच्चों यहाँ से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। सामने से H डॉट आएगा, इधर से OH डॉट है तो बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये R डॉट जो है उसके सामने बच्चों फिर से आएगा वही HNO2। ठीक है, HNO2, तो HNO2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो फिर से बच्चों प्रोसेस हुई कि ये रेडिकल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल है, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, रेडिकल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये कंबाइन करेगा बेटा NO2 के साथ, तो R डॉट कंबाइन विद NO2, तो ये बना लेगा यहाँ से RNO2 और प्लस बनाएगा यहाँ से OH डॉट। क्या बनाएगा, OH डॉट। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, दोनों स्टेप समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से RNO2 आपको दिख गया प्रोडक्ट, यही आपका मेजर होगा। और सबसे आपका लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन स्टेप के अंदर, टर्मिनेशन स्टेप के अंदर जो बचे हुए पार्ट है रेडिकल्स, उन सबको जोड़ दो। दो पॉसिबिलिटीज है, R डॉट के साथ R डॉट जोड़ देंगे तो यहाँ से बन जाएगा एक आपका एल्केन। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन। नेक्स्ट बच्चों R डॉट के साथ OH डॉट जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको एल्कोहल भी मिलेगा, लेकिन ये माइनॉरिटी में होगा, माइनर मेजर नहीं होगा। इसके साथ बच्चों अगर हम NO2 डॉट जोड़ देते हैं तो यहाँ से बन जाएगा ये HNO3। क्या बनेगा, NO2 यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे, H यहाँ से, तो ये आपको ये HNO3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका चेन टर्मिनेशन। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, जरा बताना। क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ये है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके साथ मैंने फॉलो किया है वेपर फेज में HNO3 एंड टेम्परेचर है आपका यहाँ पे दैट इज अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस एंड मैंने इसको हीट किया है। बताओ जरा यहाँ से क्या आंसर आपका फॉर्म होगा। समझ में आ गया, एल्केन दिया है मैंने, वेपर फेज का मैंने HNO3 दिया है। ठीक है, दिस इज HNO3 और टेम्परेचर आपको अगर वेपर फेज नहीं भी लिखा है, टेम्परेचर लिखा है इसके अराउंड, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे वो मैकेनिज्म फॉलो करना रेडिकल्स वाला और हाई प्रेशर। यस, तो बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितनी बन सकते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो दो बन सकते हैं। ठीक है, दो कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो आपका ये बन सकता है CH3 CH2 और आपका NO2, एक तो ये सीधा बनेगा। और जब 10 टर्मिनेशन होती है ना, तो टर्मिनेशन वाले केस में भी एक बन सकता है प्रोडक्ट, और वो कौन सा बन सकता है, हाँ ये तो आपका मेजर हो जाएगा, ये तो आपका मेजर हो जाएगा। दूसरा और कौन सा बन सकता है, ये सारे बनेंगे। यस, ये दो कार्बन का रेडिकल होगा तो ब्यूटेन भी मिलेगा, बिल्कुल सही। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आपको यहाँ से मिलेगा CH3 CH2 एंड आपका यहाँ से CH3 ब्यूटेन मिलेगा, ये सब माइनर होंगे। और क्या मिलेगा, R डॉट देखो ये दिख रहा है ना, तो C2H5 डॉट यहाँ से मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा C2H5 डॉट, यही मिलेगा ना, ये कंबाइन होगा OH के साथ, तो एल्कोहल भी बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यस एथनॉल भी मिलेगा, इट इज करेक्ट। लास्ट में HNO3 आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये प्रोडक्ट क्लियर हो रहे हैं सभी को यहाँ तक। ओके, इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट, एक होमवर्क में देता हूँ, उसको आप सॉल्व कर लेना। CH3 CH2 एंड CH3, इसके सामने बेटा मैंने वही कंडीशन है, वेपर फेज के अंदर HNO3 है। ठीक है, बाकी आपका हाई प्रेशर। ठीक है, और यहाँ से कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट कौन से होंगे,
पॉसिबल प्रोडक्ट आपको बताने हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे है होमवर्क, ठीक है। इसको ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सल्फोनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं सल्फोनेशन। ये कुछ रेडिकल्स वाले सेक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक बार दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो होता है क्या बच्चों, हम जब सल्फोनेशन फॉलो करते हैं तो सल्फोनेशन के अंदर हायर एल्केन, हायर एल्केन्स और ब्रांच्ड एल्केन, हायर एल्केन और ब्रांच्ड एल्केन, ठीक है। हायर एल्केन का मतलब क्या है बच्चों, जहां पे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, ठीक है, जहां पे बहुत सारे आपके एल्काइल पार्ट आपके अटैच्ड हो, तो उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, इजिली रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो भी हायर एल्केन है, कभी क्वेश्चन अगर आता है सल्फोनेशन किसके ऊपर, किस एल्केन्स के ऊपर प्रॉपर्ली ज्यादा वर्क इफेक्टिवली वर्क करता है, तो आंसर होगा बच्चों हायर एल्केन्स और आपके ब्रांच एल्केन, ठीक है, उनके साथ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको प्लीज इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको आंसर बहुत ही ऐसे क्वेश्चन में तो मार्क्स मतलब बहुत जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। होता क्या है मैं आपको बताऊं, हमेशा बच्चे फोकस करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखता रहता है, लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी वहां से आते हैं जो मैं पढ़ के नहीं जाता हूँ, बोलता हूँ लीस्ट हैं। पिछले 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 3 to 4 ईयर से बताऊं, पिछले 2 से 3 साल में ये सिक्वेंस बन रहा है कि क्वेश्चंस वहां से ज्यादा बन रहे हैं जहां से बच्चे फोकस ही नहीं करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां से आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री एवरी लाइफ है, वहां से क्वेश्चंस अधिक उठा रहा है एज कम्पेयर टू इधर वाले मैकेनिज्म वाले सेक्शन से, ये बात समझ लो। तो इसलिए यहाँ पे मैकेनिज्म वाले सेक्शन के अंदर भी जो थोड़े से मतलब विदाउट मैकेनिज्म वाले या जो इजी क्वेश्चन है उनको भी हम लोग समझते हैं, उनके भी आंसर्स में निकालते हैं, उनकी गलती ना हो एग्जाम के अंदर, उनको समझना जरूरी है। तो क्या होगा, कहानी वही है कि वहां पे एटलीस्ट 1 CS सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। रेडिकल्स वाला सेक्शन होगा वो पूरा है, अधिक स्टेबिलिटी आपको कहां से मिलने वाली, ऑब्वियसली यहीं से मिलेगा, यहीं सी डॉट होगा। हाइपर कंजुगेशन होगा 3 3 6 3 9 9 हाइपर कंजू 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ बच्चों हम फॉलो करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बहुत बड़ा ओलियम फॉलो करते हैं, मतलब H2SO4 के साथ हम लोग SO3, दिस इज कॉल्ड ओलियम। ओलियम भी मैंने बताया था, ओलियम का बेटा मतलब है H2S2O7, ठीक है। यस, तो ये ओलियम भी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा। तो रिएक्शन बच्चों में सीधा आंसर बना सकते हैं, यहाँ से सीधा आंसर क्या होगा, ये डायरेक्ट बेटा आंसर फॉर्म करता है CH3, बट इट नॉट ए इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार देखना है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ से सल्फोनिक वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, सल्फोनिक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इट इज क्लियर, यस, सभी क्लियर हो गया है। चलो, इसके बाद एक और रिएक्शन है छोटी सी, उस पर हम बात कर लेते हैं, जिसमें बच्चों हम लोग बात करते हैं क्लोरीनेशन सल्फोनेशन को लेकर, ठीक है। क्लोरीनेशन सल्फोनेशन, इस रिएक्शन का नाम है बच्चों रीड रिएक्शन, ठीक है, रीड रिएक्शन। इसकी मैं इजी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, इसके मैकेनिज्म जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैकेनिज्म पे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, सिर्फ इसका थोड़ा सा हम डायरेक्ट प्रोसेस देखते हैं रीड रिएक्शन है क्या। तो रीड रिएक्शन के अंदर बच्चों क्लोरीनेशन होगा, सल्फोनेशन होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एल्केन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड फॉलोइंग दी क्लोरीन, और यहाँ पे रहता है आपका सनलाइट, एंड टेम्परेचर इज बच्चों रूम टेम्परेचर। रिएक्शन हमारी इसी परफॉर्म होगी, तो यहाँ से बच्चों बनता है RSO2Cl, ठीक है, ये बन जाता है आपका प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड। और इसके साथ बच्चों दो रिएक्शंस और परफॉर्म होती हैं, एक तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनता है, दूसरा इसका NaOH, ठीक है। यही दो पॉसिबिलिटीज पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस पे और आपका NaOH के साथ। अगर बेटा इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl वो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपका सल्फोनिक वाला सेक्शन RSO3H, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का सेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर NaOH फॉलो करेंगे तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये आपको मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, मतलब RSO3 एंड नाउ दिस इज सोडियम, ठीक है। ये वाला सेक्शन यहाँ से भी वही HCl आपका बाहर निकल जाएगा, ONA जाके यहाँ से शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा RSO3Na। तो ये होगा आपका, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। डिटर्जेंट वगैरह होता है, डिटर्जेंट उसके अंदर सल्फोनिक एसिड की चेन होती है बच्चों, ठीक है, उसके अंदर इसका हम लोग यूज करते हैं, यस।
यस बच्चों, हेडिंग लेते हैं हम लोग एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हमें बच्चों पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, और क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो एलिमिनेशन के अंदर यस, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन के अंदर हमें पढ़ना क्या है पहले उसको देखते हैं, और कौन कौन से क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं बच्चों, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इसके साथ बच्चों यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट है ए, और एक ग्रुप बच्चों प्रेजेंट है आपका बी। ठीक है, ये सिंपल हमारा एल्केन दे रखा है, और इसके साथ एरो पे यहाँ पे लिखा गया है बच्चों रिएजेंट। ठीक है, और यहाँ से आपका ए और बी ये दोनों आपके यहाँ से इलिमिनेट हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ से एक बन गया है प्रोडक्ट आपका ए बी। ये कैसे बाहर निकला होगा, क्या हुआ होगा बताएंगे। डबल बॉन्ड तो यहाँ से बन चुका आपका अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो सैचुरेशन से बच्चों क्या हुआ, अनसैचुरेशन। ठीक है, एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसकी थोड़ी कंडीशंस लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ बच्चों हम बात करते हैं स्मॉलर एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, आर इलिमिनेटेड, आर इलिमिनेटेड मतलब ये ध्यान देना है, यहाँ पे वो ग्रुप आपको इलिमिनेट करने हैं जनरली जो आपके स्मॉलर एटम्स हो, और या फिर जो ग्रुप्स आपके स्मॉलर साइज को उनको आपको इलिमिनेट करना है। सेकेंड बच्चों, सेकेंड क्या है कि आपका जो सैचुरेटेड वाला कंपाउंड है वो कन्वर्ट होगा बेटा अनसैचुरेशन के अंदर। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, एल्कीन वगैरह, एल्काइन के अंदर। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये कुछ प्रोसेस बच्चों आपको दिख रहा है कुछ ऐसा कि रिवर्सल प्रोसेस किसका है, एडिशन का। हम लोगों ने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर आपको पता होगा, एल्कीन के साथ मैंने ऐड किया था, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया था, एल्केन वाला प्रोडक्ट सैचुरेशन वाला बना था। तो ये आपका रिवर्स प्रोसेस है, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। एडिशन का रिवर्स है एलिमिनेशन। ठीक है, यस। फोर्थ पॉइंट बात करूं तो इसमें दो सिग्मा बच्चों ब्रेक होने वाले हैं, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। ठीक है, ये दोनों सिग्मा बच्चों ब्रेक होंगे। तो होता क्या है इसमें, टू सिग्मा आपके यहाँ से हो जाएंगे ब्रेक, टू सिग्मा ब्रेक होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ से जब रिजल्ट आप देखो तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, ये सिग्मा ब्रेक करे हैं तो यहाँ से आपको एक पाई बॉन्ड बन रहा है, एक आपका सिग्मा, वो सिग्मा और पाई वो डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से दो आपके यहाँ से देखो क्या हुआ है कि यहाँ से ये दो आपके यहाँ से सिग्मा ब्रेक कर चुके हैं। एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं, दो सिग्मा आपके ब्रेक करेंगे, और बच्चों यहाँ से डिफाइन होगा आपका वन सिग्मा प्लस आपका वन पाई बॉन्ड। ठीक है भाई, इनिशियली मॉलिक्यूल्स में क्या था, जो सिग्मा ब्रेक करे हैं वो दो सिग्मा ब्रेक करेंगे। रिजल्टेंट में क्या दिख रहा है भाई, टोटल कंपैरिजन करो, हाउ मेनी सिग्मा हियर इन एल्केन रिएक्टेंट के अंदर, तो एक दो तीन चार, तो हम कर सकते हैं ना बीच में यहाँ पे, तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, कितने यहाँ पे 7 सिग्मा आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 5, तो कितने सिग्मा दिख रहे हैं यहाँ से, 5 सिग्मा दिख रहे हैं, राइट। अरे 5 ही सिग्मा है ना, पाई कितना है बच्चों, ओनली 1 पाई, पाई इधर तो कुछ है नहीं। तो हुआ क्या है, यहाँ से दो सिग्मा बच्चों ब्रेक कर चुके हैं, और एक सिग्मा यहाँ से आपका फॉर्म हुआ है, एक पाई बॉन्ड आपका डेवलप। तो मतलब ये जो प्रोसेस बच्चों होता है वो एंडोथर्मिक, कैसा होता है, एंडोथर्मिक। भाई सिग्मा को तोड़ना बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको पता है, सिग्मा को तोड़ना ऑब्वियसली डिफिकल्ट है बिकॉज उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, तो यस, तो यहाँ से आपका सिग्मा को ब्रेक करने के लिए आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई वी विल कॉल कि जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो बच्चों कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एंडोथर्मिक का मतलब कि जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगी उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। क्या सभी को बात समझ में आ रही है, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा, एंडोथर्मिक आपका प्रोसेस होगा। अगर मैं बच्चों क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए अगर स्पॉन्टेनियस की बात की जाए तो टेम्परेचर हाई चाहिए कि लो चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है कि एलिमिनेशन प्रोसेस अगर मैं बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर हाई चाहिए कि लो चाहिए, जल्दी से बताओ मुझे, टेम्परेचर हाई चाहिए कि लो चाहिए, बिकॉज बच्चों ये प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक आपका है स्पॉन्टेनियस नेचर को शो कर रहा है। तो एंडोथर्मिक में यहाँ पे मुझे ये डिफाइन करना है कि हाई टेम्परेचर चाहिए कि लो टेम्परेचर चाहिए। तो एंडोथर्मिक होता क्या है बेटा, इस तरीके से ए प्लस हीट, ए प्लस मैं यहाँ से लिख सकता हूँ हीट एंड फॉर्मेशन ऑफ बी। भाई हीट हम किधर दे रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट के साइड में दे रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज एंडोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे हीट सप्लाई करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट मैं दे रहा हूं, तो देने का मतलब किधर एब्जॉर्ब होगी बच्चों, रिएक्टेंट के साइड में एब्जॉर्ब होगी, मेरी बात समझ में आ रही है। और रिएक्टेंट के साइड में हीट जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी बच्चों, सिग्मा बॉन्ड उतनी तेजी से ए से ब्रेक होंगे, और सिग्मा बॉन्ड तेजी से ब्रेक होंगे तो बनेगा बच्चों बी, रिएक्शन आपका जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है,
तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। मतलब ये समझ में आ गया है कि इलिमिनेशन प्रोसेस के अंदर आपको हाई टेम्परेचर ही देना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा, हाईली इंडोथर्मिक, और रिएक्शन बच्चों इजिली मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और बनेगा आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपका बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बच्चों मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, अगर कोई ये बोले कि टेम्परेचर कम कर दो, क्या एलिमिनेशन हो जाएगा? तो देखो बच्चों, एलिमिनेशन ऑलरेडी बच्चों कैसा है, इंडोथर्मिक। क्यों? दो सिग्मा को ब्रेक करते हैं पहले ही, तो इंडोथर्मिक को पहले ही रिप्रेजेंट करता है ना, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, लो टेम्परेचर करोगे, तो भाई ये जो हीट दिख रही है ना, ये हीट आपकी यहाँ से एलिमिनेट होगी, बाहर की तरफ आएगी। भाई टेम्परेचर कम करने का मतलब क्या है? किसी भी रिएक्शन से हीट को बाहर निकालना, और हीट जैसे बाहर निकालोगे तो रिएक्शन बच्चों रिवर्सिबल होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज हीट इधर कम हो चुकी है, तो ये तो बेटा अनफेवरेबल कंडीशन होगी किसकी? इलिमिनेशन की। दैट्स व्हाई यहाँ पे टेम्परेचर कम करेंगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए बताऊंगा। E1 SN1 मैच करता है, E2 SN2 मैच करता है, ये बताऊंगा मैं। तो टेम्परेचर हाई करने पे ही इलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों सपोर्ट होती है, इसलिए मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग बच्चों क्या करते हैं। भाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक सिग्मा फिनिश होता है, सिग्मा ही बन जाता है, इंट्रोपी बदलती नहीं है, इंट्रोपी सेम होती है। यहाँ पे इलिमिनेशन में क्या होता है, इलिमिनेशन में होता है बच्चों एक गिवन कंपाउंड है एल्केन, इससे एक मॉलिक्यूल निकल गया तो वो बच्चों ए बी निकला। देखो मैंने कंपाउंड आपको, इंट्रोपी समझो, इंट्रोपी के बारे में मैंने कंपाउंड एक दिया था, ओनली वन कंपाउंड, पता कितने बेटा प्रोडक्ट, एक ये बना है एक ये बना है, तो कितने बने बच्चों? दो प्रोडक्ट बने हैं। तो इन केस ऑफ इलिमिनेशन इंट्रोपी ऑफ रिएक्शंस विल इंक्रीज, बिकॉज गिवन कंपाउंड एक था, बने कितने हैं? दो प्रोडक्ट। तो इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर इंट्रोपी बढ़ जाती है। इंट्रोपी बढ़ने का मतलब यहाँ पे आपको जो प्रोसेस है वो इंडोथर्मिक होगा। अगर आपको रिएक्शन आपको स्पॉन्टेनियस कराना है, अगर आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब रिएक्शन जो है वो आपके रिएक्टेंट साइड से कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट की साइड में। तो इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे आपको हाई रखना पड़ेगा, रिएक्शन आपकी ऑटोमेटिक मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, बिकॉज हीट बच्चों एब्जॉर्ब होगी टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, और हीट जैसे एब्जॉर्ब करेगा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंट्रोपी बच्चों क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के अंदर बराबर होती है, कभी बदलती नहीं है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कभी इंट्रोपी चेंज नहीं होती है, लेकिन इन केस ऑफ एलिमिनेशन इंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज दिया मैंने कंपाउंड एक, बनी कितने? दो कंपाउंड। क्या पूरी बात समझ में आई? बताओ जरा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इट इज क्लियर? ओके। अब जो बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो एलिमिनेशन है उसकी कैटेगरी कौन सी है? यस यस, तो हम बात कर रहे हैं इलिमिनेशन की, ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हमने एग्जांपल लिया था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्रेजेंट था X, यहाँ पे प्रेजेंट था बाई, दो डिफरेंट ग्रुप थे। स्मॉल ग्रुप आपके बाहर जाएंगे, यहाँ से क्या होगा, ये बाई आपका यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, यहाँ से X भी यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से XY बनेगा प्रोडक्ट, और बाकी यहाँ से आपको मिल जाएगा एलिमिनेशन करके ये आपका डबल बॉन्ड। ये कैसे बनेगा बताऊंगा मैं आपको, अभी पूरे प्रोसेस बताऊंगा, सारे के सारे XY बनेगा आपका यहाँ से प्रोडक्ट। तो इसकी कंडीशंस क्या है? तो कंडीशंस बच्चों यही है कि यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। इलिमिनेशन तभी होगा कि जब ये जो गिवन मेन रिएक्टेंट है, ये जो मेन गिवन कंपाउंड है, इसके पास लिविंग ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपके सब्स्टिट्यूशन के अंदर SN1 SN2 के अंदर लिविंग ग्रुप का प्रेजेंट जरूरी था, SN1 चाहे SN2 हो, दोनों के अंदर लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, वो रिएक्शन के रेट को ज्यादा करेगा, चाहे SN1 था चाहे SN2 था। तो यहाँ भी लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। अगर लिविंग ग्रुप एक प्रेजेंट होगा, लिविंग ग्रुप का मतलब बच्चों लगभग वो न्यूक्लियोफाइल की तरह है, ठीक है, लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन इजीली सपोर्ट होगी। तो यहाँ पे एलिमिनेशन के हमारे कुछ कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज को मैं बताने वाला हूँ। पहली कैटेगरी बच्चों आती है एल्फा एलिमिनेशन, एल्फा एलिमिनेशन। सेकेंड कैटेगरी आती है बच्चों एल्फा बीटा एलिमिनेशन, एल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, पहला एल्फा एलिमिनेशन, दूसरी एल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें एल्फा एलिमिनेशन की बात करते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1,1 एलिमिनेशन, 1,1 एलिमिनेशन। इसको हम बोल सकते हैं 1,2 एलिमिनेशन, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, पहले बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे कि अल्फा एलिमिनेशन में 1,1 एलिमिनेशन, फिर आएंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के अंदर क्लियर करेंगे बच्चों हम लोग E1 क्या होगा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन क्या होगा, और इसके साथ बच्चों एक EI एलिमिनेशन आएगा इंटरनल वाला, और एक आएगा आपका EICB, है ना, कॉन्जुगेट बेस, इसके साथ। तो आपको यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एलिमिनेशन बच्चों हमारे कौन कौन से हैं। एक तो अल्फा एलिमिनेशन है, इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, 1,1 एलिमिनेशन।
इंपॉर्टेंट बच्चों है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन के अंदर बच्चों आपका 1,2 एलिमिनेशन बोल सकते हैं, दो डिफरेंट पोजीशन से, जैसे आपकी ये 1 है या आपकी 2 है, ठीक है, या फिर इसे अल्फा मान लो या इसे बीटा मान लो, ठीक है, अल्फा बीटा बोलो चाहे 1,2 बोलो, बात एक ही है। और यहाँ से बच्चों क्या होगा, तो हमें पढ़ने कौन कौन से 4 पार्ट है, E1 पढ़ना है, E2 के बारे में पढ़ना है, EI के बारे में पढ़ना है, EICB के बारे में पढ़ना है, CB मतलब कंजुगेट बेस, उसके बारे में मुझे पढ़ना होगा। और इसके बाद बच्चों एक सेक्शन और आता है, एक तो अल्फा, एक अल्फा बीटा, एक आता है अल्फा गामा। अल्फा गामा एलिमिनेशन, तो अल्फा गामा एलिमिनेशन से बच्चों रिंग फॉर्मेशन होती है, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन होंगी, और वो कैसे बनेंगे हम लोग करेंगे डिस्कस। तो कौन कौन से एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, अल्फा एलिमिनेशन, जो एक ही कार्बन से, एक ही एटम से दो ग्रुप बाहर जाएंगे, एलिमिनेट होंगे, उसको 1,1 बोलते हैं, क्योंकि एक से ही बाहर जाएगा। अल्फा बीटा में एडेसेंट से बाहर जाएगा, इसमें E1 होगा, E2 होगा, EI होगा, EICB होगा। अल्फा गामा में क्या होगा, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, उस तरीके से बाहर जाएगा, और वहां से रिंग वगैरह का फॉर्मेशन होगा, उसको करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस, ठीक है। चलो